हेलो फ्रेंड, वेलकम इन सफल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। मैं संदीप मित्तल और सफल एकेडमी में लास्ट 20 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को मैं ही पढ़ाता हूँ। अब आप लोग 10th क्लास से 11th क्लास में आ चुके हो, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरी बात हो रही है बच्चों से, तो वो बच्चे ये कह रहे हैं कि 10th क्लास के बाद हम बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि हम लोग लें क्या। तो फर्स्ट पॉइंट तो बताता हूँ कि अगर 10th क्लास आप लोगों ने कवर कर लिया, अभी मुझे लगता है कि आपका 1 या 2 एग्जाम पेंडिंग भी हो सकते हैं, तो 10th क्लास के बाद बच्चा कंफ्यूज होता है तो उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है। फर्स्ट पॉइंट तो वो सोचता है कि मैं कॉमर्स ले लूँ, उसके दिमाग में चल रहा होता है कॉमर्स सब्जेक्ट को लूँ मैं। अगर कॉमर्स के बाद की बात करता है तो वो सोच सकता है नॉन मेडिकल, फिर नॉन मेडिकल के बाद मेडिकल, फिर ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स यानी कि इन 4 स्ट्रीम में से अपने को कोई भी एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। और इस टाइम पे बच्चा इतना कंफ्यूज होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि नॉन मेडिकल ले, बट बच्चे का मन नॉन मेडिकल का नहीं है, बच्चा सोचता है कि मैं मेडिकल लूँ। तो दैट मीन्स इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है इस टाइम पे, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम ले क्या। बट मैं बच्चों आप लोगों से बोलता हूँ, पढ़ना आपको है, आपको ही आगे जाना है। आप किसी को भी छोड़ दो ना, तो आप अपने पेरेंट्स को देखो, ना ब्रदर को देखो, ना सिस्टर को देखो, ना अपने फ्रेंड्स को देखो। तुम्हारा मन क्या कर रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो, तुम्हें पता है कि मेरे को ये करना है फ्यूचर में। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है, तो तुम्हें मेडिकल लाइन में चले जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे को तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, नहीं मेरे को तो अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, तो बेटा आपको कॉमर्स ले लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं रखना। इन चारों सब्जेक्ट में, इन चारों लाइनों में से कोई भी लाइन ले लीजिए, सबकी सब अच्छी लाइन है, किसी भी लाइन में लेने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, सब परफेक्ट है यहां पर। अगर आप इनमें से कोई भी एक लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बट सिलेक्ट करने से पहले आप ये सोच लेना कि ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया, आपको लगता है कि मेरे से नॉन मेडिकल चलने वाली नहीं है, फिर आप कॉमर्स में कन्वर्ट करोगे। अगर आपने कॉमर्स ले लिया और कॉमर्स लगने के बाद लगता है कि मुझे सही नहीं लगता, तो आप ह्यूमैनिटीज में जाओगे, तो टोटली आप कंफ्यूज होगे। तो पहले अपने माइंड को सेट कर लो कि मुझे करना क्या है। फाइनली आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों ने कॉमर्स को ऑप्ट कर लिया। कॉमर्स अगर आप ले लेते हैं, तो कॉमर्स लेने के बाद आपके पास इस तरफ से चल पड़ेंगे हम लोग। कॉमर्स जब आएगी तो आपके पास आएगा कि +1 कॉमर्स के अंदर जो बच्चा चला जाएगा, तो उसके बाद क्या क्या टॉपिक उसके पास आने वाले हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग, फर्स्ट जो कॉमर्स का पेपर आएगा वो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, जो कि पूरे 100 मार्क्स का होगा। सेकेंड पेपर आपका अकाउंट्स का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। कुछ इसमें प्रोजेक्ट फाइल का होता है और कुछ उसका पेपर वर्क होता है, तो आप 100 मार्क्स लेके चले। बिजनेस स्टडी बोल दें या फिर BST बोल दें, वो भी आपकी 100 मार्क्स की होने वाली है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स भी आपकी 100 मार्क्स की होने वाली है। तो ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी में आ जाएगा, ये कंपलसरी में आ जाएगा और ये कंपलसरी में आ जाएगा। ये 3 तो कंपलसरी में आ जाते हैं, बट काफ़ी स्कूल ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स और मैथ में चॉइस देते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ऑलमोस्ट हिसार के जितने भी स्कूल हैं, 95% स्कूलों में इकोनॉमिक्स भी कंपलसरी चलती है। चॉइस जो चलेगी वो मैथमेटिक्स में चलती है, किसी स्कूल में मैथ्स में चॉइस आ जाती है, तो काफ़ी स्कूल में मैथ और फिजिकल में चॉइस होती है। काफ़ी जगह फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और मैथ, इनमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना है। ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी हो गया, लेना ही लेना पड़ेगा। अकाउंटेंसी भी आपका कंपलसरी है, ये भी लेना होगा आपको। बिजनेस स्टडी की बात करें तो ये भी कंपलसरी है। इकोनॉमिक्स को भी मैं कंपलसरी मान के चल रहा हूँ बेटा, ये भी कंपलसरी हो गया। अब लास्ट में अगर अपन देखते तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको उठाना पड़ता है। अगर अपन म्यूजिक की बात करते हैं तो बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाता है, फाइन आर्ट्स की बात करते हैं तो कुछ नहीं है इसके अंदर भी, और फिजिकल एजुकेशन भी है। ये सब टाइम पास सब्जेक्ट होते हैं कि 5th सब्जेक्ट पूरा करना पड़ता है अपने को। तो मैं तो अगर आपका मार्क्स अच्छे आने वाले हैं और आपका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बोलूँगा कि आप मैथ्स ले लीजिए। आपको देखना है कि मैथ्स कैसा रहेगा। मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा, बहुत टफ नहीं होता। और मैं तो खुद 11th-12th में जब पढ़ा करता, तो मेरे पास उस टाइम पे भी 11th-12th में मैथ्स था, तो कोई ऐसा नहीं होता कि मैथ्स बहुत मुश्किल होता है।
तो मैथमेटिक्स जिन बच्चों का प्रैक्टिकल 10th लेवल तक बहुत सही रहा है तो वो लोग मैथ्स को ले लें, मैथ्स को ले लेंगे। अकाउंटेंसी आपके पास है, ये भी प्रैक्टिकल है, फिर ये भी प्रैक्टिकल है, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अगर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए तो कल को आप सी का कोर्स करोगे तो वहां पर आपके काम आएगा। कल को कॉमर्स सब्जेक्ट स्ट्रीम से हटके अगर आपको कंप्यूटर लाइन में जाना हो तब आपके मैथ्स काम आएगा। तो मैथमेटिक्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को मैथ्स टफ लगता है, मैं तो बहुत मुश्किलों से मैथ्स में पास होता हूं, तो आप इन 4 सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, इनमें से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट के 11th क्लास का मैंने लिख दिया है। तो 11th क्लास में टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे और टोटल 500 का पेपर होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग कॉमर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 11th क्लास में अल्टीमेटली अकाउंटेंसी में आपको करना क्या है। अकाउंटेंसी 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब आपके माइंड में आ गया कि मैं जो कॉमर्स ले रहा हूं तो कॉमर्स में मुझे करना क्या है, होगा क्या कॉमर्स में। तो बेसिकली कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो बिजनेस की हम लोग बात करेंगे, या तो हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं या हम लोग कोई प्रोफेशनल फर्म की बात कर रहे हैं। बिजनेस का मीनिंग तो बेटा ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग कहीं से सामान बाय करते हैं, उसको अपनी दुकान पर रखते हैं और फिर मार्केट में सोल्ड कर देते हैं। तो बाइंग करना, अपने पास रखना और फिर सोल्ड कर देना। जैसे एट प्रेजेंट कोरोना वायरस चल रहा है तो लोगों की दुकान पे बाइंग कर रखी हुई सामान रखा हुआ है। आपके खुद की बड़े बड़े बिजनेस है तो आपकी दुकानों पे सामान रखा हुआ है, बिक नहीं रहा, होल्ड कर रखा है आपने। बट कुछ टाइम के बाद जैसे ये वायरस खत्म हो जाएगा, दुकानें खुल जाएगी, लॉकडाउन निकल जाएगा तो दुकानें खुल जाएंगी, तो कस्टमर आएंगे, उन कस्टमर को वो सामान बेच देंगे। यानी कि पूरे साल में बाइंग बहुत होती रहती है, पूरे साल में हम लोग सेलिंग बहुत करते रहते हैं। तो बाइंग करना, उसको भी रिकॉर्ड करना है कितनी हम लोगों ने बाइंग करनी है, फिर हम लोग कितनी सेल कर रहे हैं हमें उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो एक जगह बाइंग है, एक जगह सेलिंग है। बाइंग को सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत खर्चे भी करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाइंग से वो सेलिंग साथ साथ नहीं होती, बाइंग के बाद उसको दुकान में रखना पड़ता है। दुकान के बहुत तरह के एक्सपेंस होते हैं, बिल्डिंग का रेंट होता है, बहुत बड़ा रेंट होता है, बहुत बड़ा एक्सपेंस है ये। काफी वर्कर दुकान पर रखने पड़ते हैं, उनकी स्टाफ की सैलरी हो जाती है, काफी बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो जाता है। तो ये सब एक्सपेंस है, यानी कि बाइंग करना, फिर कुछ खर्चे लगते हैं और फिर जब लास्ट में जाके हमारी सेलिंग होती है। तो फिर अल्टीमेटली हम लोग प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। जब मेरी टर्म्स आती है अकाउंटेंसी की, जब मैं अपने चैप्टर पे आऊंगा, अपने सिलेबस पे आऊंगा अकाउंट्स पे, तो इस सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटेंसी में हमें चेक करना है कि अल्टीमेटली अपन क्या कुछ कमा रहे हैं और क्या कुछ खो रहे हैं। एक टर्म मैंने यूज किया बिजनेस बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूं। जैसे कुछ डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर भी हमसे काफी तरह की ओपीडी फीस ले लेता है, काफी तरह की प्रिस्क्रिप्शन फीस ले लेता है, मेडिसिन की फीस ले लेता है, काफी चार्ज हमसे ले लेता है। तो डॉक्टर भी काफी तरह का रेवेन्यू लेता है हमसे, और डॉक्टर के भी बहुत तरह के तमाम खर्चे होते हैं। तो अल्टीमेटली हर प्रोफेशनल आदमी, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, वो सब भी चेक करते हैं कि अल्टीमेटली हमने एक साल में कितना कमाया और कितना हमारा लग गया। तो उन सबको कहां रिकॉर्ड करेगा, वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बाइंग कितनी कर रहे हैं, सेलिंग कितनी कर रहे हैं, कितने हमारे एक्सपेंस लग रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों की क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। तो इन सबको हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ता है। जहां पर रिकॉर्डिंग करते हैं उस रिकॉर्डिंग में हमारी अकाउंटेंसी पूरी हेल्प करती है। अगर मेरे को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को समझना है तो ये सब बातें अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी। बिजनेस टर्म्स को सारा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अकाउंटेंसी क्या हम लोग डायरेक्ट समझ पाएंगे, क्या हमने 10th क्लास में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं बोलता हूं कि 10th क्लास तब तक आपने पढ़ा है, उसके बारे में आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, एसएस पढ़ लिया, सिविक्स पढ़ लिया, ये सब सब्जेक्ट पढ़े हैं। अकाउंटेंसी आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो। तो मैं तो ये बोलता हूं कि 11th क्लास में जब आप आते हो तो एक न्यू बर्थ हो गया आपका, एक नया जीवन आपका, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए, नई चीजें हैं। और एक बात और, जो बच्चे 10th क्लास तक वीक होते हैं, हमने बहुत देखे हैं, मेरे को 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, जो बच्चे 10th क्लास में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसे बच्चे 10th क्लास में इंटेलिजेंट होने के बाद जब कॉमर्स साइड में आते हैं या किसी और साइड में आते हैं तो लाइफ बिल्कुल टर्न हो जाती है। तो काफी बच्चे वीक भी हो जाते हैं। और मैं बोलता हूं जिन बच्चों को 10th क्लास तक इंटरेस्ट नहीं था, उसको एसएस कभी समझ नहीं आई, उसको बड़ा अजीब सा लगता था सब्जेक्ट। तो अब मैं कह रहा हूं बेटा बिल्कुल गोल्डन चांस है आपके पास, आपने कॉमर्स को ऑप्ट कर लिया, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है ये। और मैं अकाउंटेंसी आपको कराऊंगा तो इंटरेस्ट बेस पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं अपने सब्जेक्ट पे अकाउंटेंसी में, जैसे मैं बता ही रहा हूं कि अकाउंटेंसी को पढ़ने से पहले, जैसे मैं थोड़ी सी बात आपको करता हूं, आपको हिंदी आती है, हिंदी लिखनी भी आती है, बोलनी भी आती है। इंग्लिश आपको लिखनी भी आती है और बोलनी भी आती है, यानी कि 2 सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है, संस्कृत वगैरह के बारे में नहीं है। तो मैं आपसे बोलता हूं
क्या आपको फ्रेंच आती है, क्या चाइनीज लैंग्वेज आपको आती है? आपका क्वेश्चन आएगा सर मुझे नहीं आती। तो इसका मतलब वो क्यों नहीं आती, आपने सीखी नहीं है। सेम पॉइंट है, अकाउंटेंसी की बात भी करता हूं तो अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है सर। अगर कंप्यूटर की बात करता हूं तो कंप्यूटर में भी काफी तरह की लैंग्वेजेस है। जो भी हमारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं सर, उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, कोई ना कोई उसके पीछे लैंग्वेजेस काम कर रही होती है। तो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है अपने को। तो बेटे हमारे पास अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी को समझने के लिए, क्या अकाउंटेंसी होता है सर, कैसे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा। आपने मुझे पहले बोल दिया कि अकाउंटेंसी 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो क्या अकाउंटेंसी को समझने के लिए कोई लैंग्वेज है? सर 100% अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को समझने से पहले उसे काफी तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे, काफी तरह की अजम्पशंस है, काफी तरह के रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे और प्रिंसिपल्स रहेंगे। उन सब चीजों को हम लोग समझेंगे डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे भरते चलेंगे और आपको समझ आ जाएगा। बट अकाउंटेंसी एक 100% लैंग्वेज है। और लैंग्वेज समझने से पहले कुछ ना कुछ सिद्धांत को मानना पड़ेगा। कोई ना कोई बेस पे बनी हुई है अकाउंटेंसी, हम पढ़ा रहे हैं इसको। और जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं तो हम लोगों ने उन प्रिंसिपल को समझा हुआ है, माइंड में सेट है, और उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम अकाउंटेंसी पढ़ा देते हैं। चाहे बच्चा 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे बीकॉम एमकॉम किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, अकाउंटेंसी एक पूरा 100% कॉन्सेप्ट है। और अकाउंटेंसी 11th क्लास आपका बैकबोन रहेगा। अगर 11th का अकाउंट्स आपको समझ आ जाएगा, फिर 12th हो चाहे सीए हो, कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। स्ट्रॉन्ग, हमेशा बैकबोन आपकी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। इसका मीनिंग है अकाउंटेंसी सबसे मेन मजबूत सब्जेक्ट आपका रहेगा। पॉइंट समझ आ गया? तो अकाउंटेंसी 100% प्रैक्टिकल है। अब अकाउंट्स की जो बुक है 11th क्लास की, उसका अगर सिस्टम में बात करता हूं तो अकाउंट्स में टोटल मिला के 11th क्लास की बात करूं बेटा, मैं 11th क्लास में अकाउंटेंसी में टोटल मिला के 23 चैप्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते हमारे पास 23 चैप्टर्स हैं। 23 चैप्टर्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और ये 8, जो पहले 8 चैप्टर रहेंगे हमारे पास। थोड़ा सा ओवरव्यू है अपने सिलेबस के बारे में। पहले जो 23 चैप्टर्स अपने पास हैं, यानी कि 1 to 8 चैप्टर, स्टार्टिंग के जो 8 चैप्टर है, उन चैप्टर में हम लोग थ्योरी के बारे में रीड करने वाले हैं कि सर अकाउंटेंसी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें अपने को इग्नोर करनी है। तो ये थ्योरी चलेगी अपने पास। उसके बाद 9 चैप्टर से लेकर 9, 10 ऐसे करते करते अप टू 23 चैप्टर्स तक। 23 तो 9 से लेकर अगर हम लोग चलते हैं तो 9 से 23 चैप्टर्स। तो 1 to 8 चैप्टर थ्योरी के हैं। चैप्टर नंबर 6 आता है इसके अंदर बेटा, एक बार मैं यहां लिख देता हूं चैप्टर नंबर 6। ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल पार्ट आता है इसके अंदर, तो ये मैं पी लिख देता हूं, दैट इज अ प्रैक्टिकल। तो 1 to 8 चैप्टर के अंदर हमें थ्योरी पढ़ने को मिलेगी कि थ्योरी कैसे अकाउंट्स होता है, किस तरीके से बनेगा, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या रूल है इसके पीछे, हमें अकाउंट से जरूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन लोग अकाउंट्स बनाएंगे, किस तरह की बातें हमारे पास आएगी, क्या ऑब्जेक्ट क्या अकाउंट्स का क्या जरूरत पड़ती है, ये सब बातें। इसी तरीके चैप्टर नंबर 9 से लेकर हम लोग 23 चैप्टर तक चलेंगे तो सर 100% हमारे पास प्रैक्टिकल पार्ट आ जाएगा। तो ये अपने पास प्रैक्टिकल है जिसके लिए तुम्हारी क्लासेस लगेंगी। तो पहले हम लोग 11th क्लास का प्रैक्टिकल करने से पहले, कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट तक पहुंचने से पहले हमें थ्योरेटिकल चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लोग प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल तुम करोगे कैसे, किस तरीके से करोगे, आपको कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट अपने को नॉलेज दे देता है, उस नॉलेज के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। जब प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं हम लोग, तो प्रैक्टिकल पार्ट में भी थ्योरी हमें करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ओनली प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी थोड़ा थोड़ा हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ता है। ये 100% थ्योरी है। तो अभी जो आज का हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंट्स का फंडामेंटल का मीनिंग है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो आज जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर लगा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इतना ही करके छोड़ देंगे हम लोग, तो कुछ ना कुछ आपको बेसिक पॉइंट बताता हूं कि अकाउंटेंसी में अपने को करना क्या है। क्यों, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल पार्ट पहुंचने के लिए अपने को थ्योरी करनी पड़ेगी। अब थ्योरी भी 8 चैप्टर की है, तो इनमें से भी वो थ्योरी स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, जिसको आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाना जरूरी है। तो अब मैं यहां पर कुछ टर्म्स लिख देता हूं, उसको समझना है अपने को ध्यान से। हाँ जी बेटा,
अकाउंटेंसी में जो थियोरेटिकल पार्ट है, उस थियोरेटिकल पार्ट में यानी कि जब भी हम लोग काम करेंगे तो अकाउंटेंसी के लिए कोई ना कोई रूल्स हैं बेटा। बिना रूल्स के तो कुछ बनता नहीं है। कुछ रूल्स रहेंगे, रूल रेगुलेशंस रहेंगी, नियम है, रूल रेगुलेशंस। कुछ न कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रहेंगे बेटा, एजम्पशंस रहेंगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे। ये सब आप लोगों को पढ़ना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या हैं, बिना रूल्स के, अकाउंटिंग रेगुलेशंस के अकाउंटिंग बन रही है तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है, एजम्पशंस लेनी पड़ती है। यानी कि कोई भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे एजम्पशंस रहते हैं कि इस बेस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग के कोई ना कोई प्रिंसिपल होंगे, कोई ना कोई एजम्पशंस रहेगी, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होंगे, रूल रेगुलेशंस होंगे। अब ये रूल रेगुलेशन जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, एजम्पशन आ गया, प्रिंसिपल आ गया, फिर नेक्स्ट आता है कन्वेंशन, कन्वेंशंस, कन्वेंशन। कन्वेंशंस। तो ये जो रूल लिखे हैं, रेगुलेशंस हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, एजम्पशंस हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कन्वेंशंस हो गया, ये सब टाइम के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं। कंप्लायंस, लॉ, डिपार्टमेंट्स होते हैं काफ़ी तरह के। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक टॉपिक लिखा है मैंने यहाँ पर ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो लोग 12th क्लास के बाद CA करते हैं, तो हमारी मेन अकाउंटिंग बॉडी जो हिंदुस्तान की है वो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो लोग CA कर लेते हैं और ICAI के मेंबर बन जाते हैं, वो टाइम टू टाइम इसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट भी करते रहते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग में टाइम टू टाइम बदलाव होते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि GST आ गया, इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स नाम सुना आप लोगों ने, GST सुना है, उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजिंग होती रहती है। लॉ चेंज करता है तो उस हिसाब से हम लोग इसको भी चेंज कर लेते हैं। बट अकाउंटेंसी किसी न किसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो आज मैं एक दो कॉन्सेप्ट आपसे बात करने वाला हूं कि अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग कैसे हो पाए। ठीक है, तो अकाउंट्स में अगर हम करते हैं तो मैंने अभी वर्ड यूज किया था बिजनेस, और बिजनेस वर्ड यूज किया तो बिजनेस के अंदर मैंने आपको कहा था कि हम लोग कुछ ना कुछ बाय करते हैं, सामान खरीदते हैं। हम लोग सामान खरीदने के बाद उस सामान पे कुछ हमारे एक्सपेंस लग जाते हैं, और एक्सपेंस लगने के बाद हम लोग सेल कर लेते हैं, और सेल करने के बाद फिर हमारा टारगेट रहता है कि क्या कुछ कमाया कि नहीं कमाया, क्या प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। मेन टारगेट हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता है, किसी भी तरीके से हम लोग प्रॉफिट में पहुंच जाए। टारगेट भी हमारा प्रॉफिट ही रहता है कि हम लोग प्रॉफिट कमा लें। अगर कोई बिजनेसमैन है, जैसे आपके पेरेंट्स, पापा बिजनेस करते हैं, तो आपके दिमाग में चलता है कि पापा का बिजनेस बहुत ग्रो करे। ग्रो कैसे करेगा कि पहले तो उनको खरीदना पड़ता है सामान, फिर उसे कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं, और फिर लास्ट में वो लोग सेल कर देते हैं। तो इन बिटवीन वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर अपने पापा के पास बहुत प्रॉफिट अगर होगा तो अपन भी बहुत इंजॉय करेंगे, अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा तो हम लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसका मीनिंग है इतना बाइंग करते हैं, इतना सेलिंग करते हैं, बहुत तरह के एक्सपेंस होते हैं, तो सर कहीं ना कहीं तो हमें उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अपने को बुक्स भी रखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ उसको रिकॉर्ड करें। अब तुम 10th क्लास तक पढ़ते आए हो, तो 10th क्लास जब आप लोगों ने की, 10th क्लास जब की, तो आपने भी अपनी कॉपी काफी लगा रखी थी, इंग्लिश की कॉपी अलग लगा रखी थी, मैथमेटिक्स की अलग। ऐसे हम लोग अपनी अपनी बुक्स, काफी तरह की बुक्स रखते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाए। तो आज इन प्रिंसिपल्स में से मैं एक प्रिंसिपल को आपको बोर्ड पर लिखता हूं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है उसको समझना है बेटा, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटेंसी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें पढ़ना पड़ता है, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मैं अपनी क्लास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूं। बिना प्रिंसिपल के हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो अकाउंटेंसी में थियोरिटिकल पार्ट अच्छा करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी अच्छा करना पड़ेगा। और अगर बात करता हूं तो एग्जाम जो बन के आएगा, अप्रोक्स 30% पेपर आपका थ्योरी का आता है और 70% पेपर आपका प्रैक्टिकल आता है।
तो ये बोर्ड का रूल है, सीबीएसई बोर्ड का, कि पेपर के अंदर अप्रोक्स 30% आप थ्योरी का पेपर डालो और फिर प्रैक्टिकल डालो। 12th लेवल पे जाकर प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, थ्योरी कम हो जाती है, बट 11th लेवल पे थ्योरेटिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा प्रैक्टिकल है। तो बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो प्लीज़ बेटा थ्योरी को तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो आज मैं आपसे एक प्रिंसिपल शेयर करता हूं, प्रिंसिपल या फिर एक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है यहां पर, दैट इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का एक नाम और होता है, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, मुझे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। टारगेट हमारा प्रिंसिपल को पढ़ना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या मीनिंग होता है बेटा इसका? हिंदी में मीनिंग कहता हूं कि बिजनेस एक अलग चीज है, बिजनेस को सेपरेट मानो, बिजनेस सेपरेट एंटिटी है। जैसे अब कोई बंदा जिसने बीकॉम कर लिया बेटा, बीकॉम कर लिया, फिर उसने एमबीए कर लिया, अब उसका मन करता है कि पापा मुझे कोई जॉब वॉब तो करनी नहीं है, मुझे तो अपना बिजनेस करना है। तो पापा भी कहते हैं कि बेटा ठीक है, अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का तो हम आपको फोर्स नहीं करते, ठीक है एमबीए आपने कर लिया, ग्रेजुएशन भी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी, तो अब आपको करना है क्या? बिजनेस। तो पापा कहते हैं कि बिजनेस तू किसका करना चाहता है? वो कहता है पापा मैंने मार्केट में बहुत देख लिया, सबसे अच्छा बिजनेस मुझे आज के दिन गारमेंट्स का लगता है, तो क्या मैं गारमेंट्स का काम कर लूँ? तो पापा कहते हैं गारमेंट्स का काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो गारमेंट्स का काम करने जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि गारमेंट्स का काम करना है। अब मैं हिसार में क्लास दे रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो हिसार सिटी के अंदर गारमेंट्स का काम करने के लिए मैं बोलूँगा राजगो मार्केट बेस्ट है, यानी कि मुझे दुकान खोलनी बेटा। अब बेटा कहता है पापा को कि मुझे गारमेंट्स का काम करना है, गारमेंट्स का काम करना है, तो क्या आपको राजगो मार्केट में दुकान खोलनी है? बेटा कहता है मुझे दुकान नहीं खोलनी, मुझे तो फैक्ट्री लगानी है, गारमेंट्स की फैक्ट्री चलानी है, फैक्ट्री बनाऊंगा मैं तो, गारमेंट्स बनाऊंगा मैं तो, या फिर राजगो मार्केट में दुकान चलाऊंगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि मैंने कुछ वर्ड यूज किए हैं। अगर फैक्ट्री बनानी हो, फैक्ट्री चलानी हो, तो फैक्ट्री चलाने के लिए बेटा बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर एक मार्केट में दुकान करनी हो तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त बात करते हैं कि पापा फैक्ट्री जा रहे हैं, आप कहते हो कि नहीं पापा दुकान पर जा रहे हैं, तो आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि फैक्ट्री जिसके पास होती है वो पैसे वाला बंदा होता होगा, कि फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ा एरिया लेना पड़ता है, उसके अंदर काफ़ी मशीनें लगानी पड़ती है, काफ़ी तरह का स्टॉक रखना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मशीनें वगैरह चाहिए होती है, तो पैसे की इन्वेस्टमेंट पर बात आती है। इसका मीनिंग होता है जिस बच्चे ने एमबीए कर रखा है और वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसने बिजनेस डिसाइड कर लिया कि मैं तो गारमेंट्स का काम करना चाहता हूँ, और गारमेंट्स का काम भी मुझे राजगो मार्केट में करना है। तो राजगो मार्केट में करना है, इसका मतलब एक दुकान लेनी है और दुकान पे काम करना है। तो पापा बोलते हैं बेटे कितने पैसे से काम चल जाएगा? तो उसने कहा पापा इनिशियल मुझे 20 लाख रुपए दे दो, आप 20 लाख रुपीज मुझे दे दो, और 20 लाख से मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ये 20 लाख रुपीज पापा ने अपने बेटे को दे दिए। अब ये बेटा बिजनेस करना चाहता है, तो अब बिजनेस करना चाहता है, तो ये मैं ले लेता हूं बिजनेस, और ये हो गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो जिस बच्चे ने ये एमबीए की है उसका नाम राम है, राम जिसने एमबीए की है और जो गारमेंट्स का काम करना चाहता है, जिसका मन पापा से 20 लाख रुपए लेकर बिजनेस करना चाहता है वो, तो पापा से उसने 20 लाख रुपए ले लिए, तो बिजनेसमैन इस क्वेश्चन में राम हो गया। बिजनेसमैन मैंने BM लिख दिया, तरह से बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का मीनिंग यहां पर राम हो गया, और राम अपने 20 लाख रुपए लेकर बिजनेस में आ गया। ये बिजनेस हो गया बेटा, ये बिजनेस है। और राम ने जो 20 लाख रुपए अपने पापा से लिए थे वो अपने घर से 20 लाख लेके और अपने बिजनेस में आ गया। अब बिजनेस से 20 लाख रुपए आ गए, यानी कि पैसे लगाए बिजनेसमैन ने, बिजनेसमैन यानी कि राम ने वो पैसा लगा दिया बिजनेस में, और बिजनेस का नाम है गारमेंट्स।
और गारमेंट्स की दुकान का नाम भी टिप टॉप रख देता हूँ। दुकान का नाम टिप टॉप गारमेंट शॉप, हमारी दुकान का नाम टिप टॉप है। तो हमने एक बिजनेस ओपन कर लिया जिसका नाम है टिप टॉप। तो बिजनेसमैन ने अपने 20 लाख रुपए इस बिजनेस को दे दिए। क्लियर है? अब बिजनेस ने क्या किया, मतलब इस बिजनेस को चला कौन रहा है, बिजनेस को चला कौन रहा है? आप कहोगे सर बिजनेस चला तो राम चला है। तो राम ने अपने 20 लाख रुपए बिजनेस को दे दिए और बिजनेस चलना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे बिजनेस आगे जा रहा है, कुछ कमाने लगा और बिजनेस को अभी कुछ और नीड पड़ गई, पैसों की जरूरत पड़ जाती है पैसों की। तो बिजनेस में 20 लाख से काम नहीं चल रहा। स्टार्टिंग में 20 लाख से काम चल रहा था, बट कस्टमर की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे। जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है, 4 आइटम मांगता है वो हमसे, 4 आइटम में से 3 आइटम हमारे पास अवेलेबल होती है, 1 आइटम मेरे पास नहीं है। तो वो कहता है सर हम तो वहां से सामान परचेज करेंगे जहां 4 आइटम है। तो वो कस्टमर हमारे जा रहे हैं हमारे यहां से। तो बिजनेस की नीड है कि पैसा और लगाओ। राम अपने पेरेंट्स से बोलता है पापा मम्मी पैसे दो मुझे, और पापा मम्मी कहते हैं जो 20 लाख रुपए हमने जोड़े थे तेरे लिए कि कभी तू बिजनेस करेगा तो तेरे को दे देंगे, हमने अपने 20 लाख तेरे को दे दिए, हमारे पास कुछ है नहीं। अब राम के दिमाग में चलेगा कि बिजनेस को तो 20 लाख दे दिए और बिजनेस को पैसे की जरूरत है, तो अब पैसा कहां से आए? तो मार्केट में आपने देखा होगा बेटा, काफी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फिर हमने एक बैंक ले लिया, ये अपने पास बैंक आ गया बेटा, और ये बैंक में गया और बैंक को जाके बोलता है से पंजाब नेशनल बैंक में जाके लोन के लिए कुछ लोन बोरोड करना चाहता है, और पीएनबी को जाके बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपए के लोन की जरूरत है। तो ये 10 लाख रुपए इसके पास, इसने बैंक से लोन ले लिया, बैंक ने परमिट कर दिया, इसको 10 लाख मिल गए। अब इसके पास टोटल मिला के 10 लाख रुपए यहां से आ गए। तो बिजनेस के पास पैसे 2 जगह से आए। एक तो पैसे बिजनेसमैन ने दिए, बिजनेसमैन ने तो बिजनेस को 20 लाख रुपए दिए थे, और पंजाब नेशनल बैंक से हमें 10 लाख रुपए का अमाउंट हमने बोरोड कर लिया। तो कुल मिला के मेरे पास 30 लाख रुपए आ गए। तो अब मैं कह रहा हूं कि 30 लाख रुपए जो उसके पास आ गए वो कहां से आए? उसने कहा मैंने बैंक से पैसे लिए हैं, बैंक से पैसे लिए हैं, बिजनेस बोल रहा है। हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं बेटा, और अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग बिजनेस की बात करेंगे। हमारा टारगेट बिजनेसमैन से कुछ भी नहीं है, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस क्या कहता है कि मेरे पास 30 लाख रुपए आए। क्या 30 लाख तेरे खुद के अपने हैं? बिजनेस तेरे खुद के अपने हैं? बोला सर नहीं, मैंने 10 लाख रुपए तो बैंक से लिए हुए। क्या तूने कभी ना कभी तो बैंक को वापस देगा पेमेंट? सर मैं 100% बैंक को रीपेमेंट करूंगा, रीपे करूंगा। अच्छा मैंने कहा तू रीपे जब तक नहीं करेगा तेरे को क्या देना पड़ेगा? बोला सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या तू और बैंक एक ही है कि अलग अलग हो? वो कहेगा सर बैंक एक अलग चीज है, मैं एक अलग चीज हूं। तो अब तुमने जब बोल दिया कि बिजनेस के लिए बिजनेस अलग है और बैंक अलग है, वैसे मैं बोल रहा हूं कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, बैंक एक अलग एंटिटी है, और तुम एक अलग एंटिटी हो। तो हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस के पास 30 लाख रुपीस आ चुके हैं, बैंक के पास 30 लाख रुपीस आ चुके हैं। 30 लाख कहां से आए हैं? 30 लाख में से 10 लाख उसने बैंक से लिए हैं, और बैंक को कभी ना कभी वापस देने पड़ेंगे। जब तक बैंक को वापस नहीं दोगे तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे बिजनेस ने बैंक से पैसा लिया है, वैसे ही बिजनेस ने पैसा बिजनेसमैन से भी लिया हुआ है। बिजनेसमैन से 20 लाख रुपए लिए हैं, बैंक से उसने 10 लाख रुपए लिए हैं। जैसे यहां से पैसे आए हैं वैसे वहां से पैसे आए हैं। जब इसने इससे पैसे लिए तो ये अलग है, वो अलग है। तो अकाउंटिंग की कहती है कि बिजनेस और बिजनेसमैन भी अलग है। हम लोग सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे हम लोग। ये पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, बस इतना मानना है। तो जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है स्टार्टिंग में, उसको अकाउंटिंग में जो वर्ड यूज करते हैं बेटा उसको बोलते हैं कैपिटल। तो फर्स्ट वर्ड जो आ गया मेरे पास वो कैपिटल आ गया। और ये भी पैसा लगाया हुआ है, ये हमने लोन ले लिया, तो ये हमारे पास लायबिलिटीज है। बिजनेस ने पैसा जैसे बैंक को कभी ना कभी वापस देना है, वैसे बिजनेस ने कभी ना कभी पैसा बिजनेसमैन को वापस देना है। बट जब ये बिजनेस बोलता है कि मैं बैंक को पैसा वापस दूंगा तो अच्छा लगता है, बट जब बिजनेस कभी ये सोचता है कि मैं अपने बिजनेसमैन को वापस दूंगा, तो बिजनेसमैन कहता है कि सर मैंने आप में पैसे लगाए हैं
आपसे प्रॉफिट कमाना मेरा टारगेट है, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे वापस अपनी कैपिटल का भी वापस दो। अगर आपने मुझे वापस कर दिया तो फिर मैं तो जीरो हो जाऊंगा वापस। तो बिजनेस के लिए बैंक एक लायबिलिटीज है बेटा, उसी तरीके से बिजनेस के लिए ये भी लायबिलिटीज है। बिजनेसमैन राम के पास अगर कोई पर्सनल एसेट्स है बेटा, पर्सनल एसेट का मीनिंग है उसके पास अपना एक खुद का प्राइवेट हाउस है जहां वो रहता है, उसके पास अच्छी एक गाड़ियां भी हैं, ठीक है, उसके पास घर में हर तरह का एक अच्छे से अच्छा फर्नीचर लगा हुआ है, उसके पास बहुत अच्छी तरह की ज्वेलरी रखी हुई है। सर ये उसका एक प्राइवेट मामला है, हमें इसकी कोई बात नहीं करनी। बिजनेसमैन के पास घर में क्या क्या रखा हुआ है मुझे उसका कोई बात नहीं करनी, हम बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली बिजनेस की। तो अब पॉइंट को समझने की कोशिश करना, बिजनेस के पास पैसा कहां से आया, सिर्फ बिजनेस को चेक करो बेटा। बिजनेस के पास 30 लाख रुपए कहां से आए? आप कहोगे सर 30 लाख रुपए जो आए और 10 लाख बैंक से लिए हैं, तो 10 लाख बैंक को वापस देने पड़ेंगे, अकाउंटिंग में उसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। जब तक आप उसको रीपे नहीं करते आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे इस बंदे ने, इस बिजनेस ने इससे पैसे लिए हुए हैं, उसी तरीके से बिजनेस ने पैसे बिजनेसमैन से लिए हुए हैं। अकाउंटेंसी तुम पढ़ रहे हो बेटा, अकाउंटेंसी के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हो, मैंने कहा था कि अकाउंट्स पढ़ने से पहले कुछ न कुछ आपको प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ेंगे। सर ये दुकान भी मेरी है, मैं ही तो बैठता हूं दुकान को, मैं ही तो शटर ओपन करता हूं, तुम शटर भला ही ओपन करो, तुम नहीं ओपन करो तुम्हारा इंप्लॉय ओपन कर देगा, तुम दुकान में जाके बैठ जाते हो, सारा मैनेज तुम्हें करना पड़ता है, करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। बट अकाउंटेंसी बिजनेस को और बिजनेसमैन को अलग अलग मानती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसी को तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। बिजनेस ने इससे पैसा लिया हुआ है, ये लायबिलिटीज है, इस तरीके से बिजनेस ने इससे पैसा लिया हुआ है, ये भी लायबिलिटीज है। तो ये भी लायबिलिटीज है, ये भी लायबिलिटीज है बेटा, वर्ड यूज कर रहा हूं लायबिलिटीज, देने पड़ेंगे पैसे, हेडेक लायबिलिटीज, और ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है। तो दोनों ही बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, बट ये लायबिलिटीज ऐसी होती है, इसको तो लायबिलिटीज टर्म यूज करेंगे, बट यहां लायबिलिटीज के अंदर क्या वर्ड यूज कर लेंगे, कैपिटल। इसका मतलब कि बिजनेस में जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर बिजनेस को पैसे की जरूरत और पड़ जाती है तो पैसा कहीं से और भी लेगा, वो अपने फ्रेंड से ले ले, पीएनबी बैंक से ले ले, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले, तो वो पैसा उसको रीपे करना पड़ेगा। जब तक रीपे नहीं करोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे वो बैंक को इंटरेस्ट पे करता है वैसे ही बिजनेसमैन को भी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है। यहां पर आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन है उस लोन के ऊपर अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और बेटा ये कैपिटल है तो सर कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस और बिजनेसमैन 100% दोनों अलग अलग हैं। हमें पूरे अकाउंट्स के अंदर बिजनेसमैन की बात नहीं करनी, हमारा पूरा अकाउंट्स बिजनेस का ही होता है। बिजनेस ही प्रॉफिट कमाता है, बिजनेस ही लॉस कमाता है। बिजनेसमैन तो पैसे लगाने वाला बंदा है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेसमैन बन जाते हैं बट बिजनेस में कभी आते ही नहीं है, लोग संभालते हैं उस बिजनेस को। तो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग चीजें हैं, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिख दिया बेटा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मैं एक बार वापस इसको रिपीट कर देता हूं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन के माइंड में आइडियाज आएंगे कि मुझे क्या काम करना है, उसके माइंड में आइडिया है कि मुझे तो गारमेंट्स का काम करना है। क्या काम करना है? गारमेंट्स का काम करेगा, दुकान ओपन करनी है। सर मुझे राजू में रखकर दुकान ओपन करनी है। दुकान ले ली तूने? बोला दुकान मैंने ले ली है। तो उस दुकान में, दुकान रेंट की है तेरी खुद की है? बोला सर मैंने रेंट पे ली है। ओके, तो अब बिजनेसमैन इस बिजनेस में, ये जो बिजनेसमैन है वो इस बिजनेस में कुछ न कुछ पैसा लगाएगा। जो ये पैसा लगाएगा उस पैसे को, इसने जो पैसा लगाया है इसके अंदर, उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। अब इसके पास 20 लाख रुपए आ चुके हैं, पैसे की जरूरत है और, तो ये कहां से लोन लेगा? ये पीएनबी से लोन लेगा। तो 10 लाख रुपए और आ चुके हैं। तो बिजनेस के पास टोटल मिला के 30 लाख रुपए हैं और इस 30 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए बैंक से आए हुए हैं, तो ये लायबिलिटीज है, और 20 लाख रुपए यहां से आए हुए हैं, तो ये भी लायबिलिटीज है। तो दोनों की दोनों लायबिलिटीज है। यहां पर रीपेमेंट करना पड़ता है, यहां भी रीपेमेंट करना पड़ता है, बट वो हाथ जोड़ता है, पता रीपेमेंट की बात मत कर, मुझे तो प्रॉफिट दे दिया कर वैसे तो उठा के। और यहां से जब तक रीपेमेंट नहीं करते तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलता है और यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन चलता है। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट,
हमारा हो जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो एक अलग अलग चीज़ें हैं। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और मैं कराऊंगा आपको अभी, उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा फर्स्ट हो गया आपके पास सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर लिख देता हूं मनी मतलब पैसा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी में मेजर करना बेटा। कोई भी चीज़ अकाउंटिंग कहती है सर, मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी में लोग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट एक तो पढ़ लिया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस की, बिजनेसमैन का हमारा कोई टारगेट नहीं है, बिजनेस का टारगेट है। ओके, बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया था उसके लिए लायबिलिटी है। सेकंड कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, उसका नाम रोहित है मान लो, ठीक है। मैंने रोहित से पूछा, रोहित पापा क्या काम करते हैं? रोहित बोलता है कि सर पापा फर्नीचर का काम करते हैं। कहाँ पर काम करते हैं? पापा की दुकान है से ग्रीन स्क्वायर मार्केट में। ओके सर, बेटा आज अपनी दुकान पे जाना ट्यूशन पढ़ने के बाद और मुझे बताना कि आपकी दुकान में क्या क्या फर्नीचर रखा हुआ है। तो बच्चा नेक्स्ट डे ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, बोलता सर मैं दुकान पे चला गया था, आपने कहा था तो मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया। क्या कुछ रिकॉर्ड किया? बोला हमारी दुकान पे सर काफ़ी चेयर्स रखी हुई हैं। तो मैंने कहा चेयर तो रखी हुई हैं, चेयर की कोई काउंटिंग है क्या? बोला सर हमारे पास दुकान में 100 चेयर्स हैं। सर हमारी दुकान आपने कभी देखी है? मैंने कहा यार बाहर से तो काफ़ी बार जाता हूँ बट अंदर नहीं गया कभी। क्या कुछ है? बोला सर ये इतना बड़ा शोरूम है हमारी दुकान में, ये हमारे पास बेसमेंट है सर, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड और थर्ड। सर ये 5 पोर्शन है हमारे पास, इन 5 पोर्शन में फर्नीचर ही फर्नीचर रखा हुआ है और ये हमारी खुद की अपनी बिल्डिंग है। चेयर कितनी रखी हुई है? वो कहता है कि 100 चेयर्स है। कोई टेबल वगैरह रखी हुई है? वो कहता है सर टेबल भी रखी हुई है हमारे पास, करीबन 50 हमारे पास टेबल हैं। बेड वगैरह भी है क्या? बोला सर बेड भी है, सोफ़ा सेट भी है, तो ये लिख देता सोफ़ा सेट। नेक्स्ट, कोई अलमीरा वगैरह भी है क्या? बोला अलमीरा भी है। उसके अलावा बेड, बोला वो भी है हमारे पास। तो अब उसने कहा कि हमारे यहाँ पर 40 सोफ़ा सेट हैं, 50 हमारे पास अलमीरा है, बेड हमारे पास क्वांटिटी में 20 है, ऐसे ड्रेसिंग टेबल भी है, डाइनिंग टेबल भी है, ये सब कुछ है। उस बच्चे ने मुझे बता दिया इतनी क्वांटिटी। तो फिर मैंने कहा बेटा क्वांटिटी तो मुझे बता रहा है, इतनी चेयर रखी हुई है, तो इससे ये अकाउंटिंग में प्रॉपर प्लेस नहीं है। मैंने तेरे को बोला था क्या क्या आइटम रखी हुई है। तो कहता रोहित कहता है सर आपने जो कहा था मैं तो वही पता करके आया हूँ, मैं तो खुद जाके एक एक चीज़ को मैंने मार्क किया, पापा को बताया भी नहीं, आपकी बात सुनी और मैं तो मार्क करने लगा। तो मैंने अपनी बुक में 100 चेयर्स काउंट की है, इतनी टेबल है। मैंने कहा बेटा तूने 100% अच्छा काम किया है, बट जो भी तुम्हारी दुकान पे सामान रखा हुआ है, इतना तुम्हारी दुकान में सामान रखा हुआ है, उसको बोलेंगे अपन स्टॉक। ये स्टॉक है आपकी दुकान में, इतना सामान रखा हुआ है, ये आपका स्टॉक है। बोला सर बिल्कुल स्टॉक है। पापा कहते हैं कि हमारी दुकान में अच्छा स्टॉक है, जितनी दुकानें मार्केट में उससे ज़्यादा हमारे पास सामान है। तो पापा काफ़ी बार स्टॉक का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा जो तुम्हारी दुकान पर रखा हुआ है सामान वो सबका सब आपका स्टॉक माना जाएगा, बट बेटा कल पापा से पता करना इसकी वैल्यू कितनी है, पापा से पता करके आना वैल्यू। तो बेटा आता है नेक्स्ट टाइम पे, वो कहता है सर मैंने आप वाला नेक्स्ट काम भी कर दिया। तो मैंने कितने का है? पापा कहता है कि 4000 की एक हमारी चेयर है। ये 4000 ईच बोल रहे हैं पापा, तो इसका मतलब है कि 4000 रुपये की तुम्हारी दुकान में एक चेयर है, तो आपकी दुकान में 100 चेयर की अगर वैल्यू लगाई जाए तो 4 लाख की तो आपके चेयर होगी बेटा। टेबल की बात करते हो तो टेबल आपके यहाँ पर करीबन 8000 की एक टेबल आपके पास है, बहुत महंगी टेबल आपके पास, तो आपके पास 4 लाख की टेबल होगी। अगर सोफ़ा सेट की बात करते हैं तो सोफ़ा सेट आपके पास 70,000 का एक सोफ़ा सेट है, तो इसका मतलब है कि 28 लाख रुपीज़ के आपके पास सोफ़ा सेट हो गए हैं। उसके बाद अलमीरा कितने की है? तो आपने कहा सर वो ज़्यादा महंगी नहीं रखते हम लोग, 10,000 की हमारे पास एक है, तो ये आ गया अपने पास 5 लाख। और बेड की वैल्यू आपने
अप्रॉक्स बेड की वैल्यू मुझे बता दी 40,000। तो 40,000 का अगर आपके पास एक बेड है तो 40,000 का एक बेड है तो 20 बेड आपके पास 8 लाख के हो जाएंगे। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मैंने कहा बेटा ये आपके पास एक अमाउंट आ गई, अमाउंट प्लस बिल्कुल आ गई सर। तो मैंने कहा इस अमाउंट को आप ऐड करो, कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा 4 + 4 8, 8 और 28 36, 36 और 5 41 और 8 49 लाख। तो आपके पास 49 लाख रुपीस का स्टॉक हो गया। यानी कि जो भी आपकी दुकान में सामान रखा हुआ है क्या वो मनी में मेजर हो सकता है? सर हाँ, 100%। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपके पास आइटम होती है, आपकी दुकान में जो फर्नीचर रखा हुआ है, उस फर्नीचर में जो भी आइटम कंसिस्ट हो जाती है उनकी अपने को वैल्यू लेनी है। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर उन्हीं चीज़ों को हम लोग लेते हैं, अकाउंटिंग में हम उन्हीं चीज़ों को लेंगे जो मनी में मेजर हो सकती है। जिन चीज़ों को मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको अकाउंटिंग में हम लोग नहीं लेते। मनी में मेजर करना बहुत जरूरी है। जो चीज़ मनी में मेजर नहीं हो पाती उसको हम लोग अकाउंटेंसी में नहीं लेंगे। सर कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, मनी में मेजर नहीं होती तो हम लोग ले लेंगे। लो अपना गारमेंट्स का काम है बेटा, राजकुमार में काम है, और हमारी दुकान के अंदर एक हमारे पास सेल्स एजेंट है। उसको काम करते हुए आज 20 ईयर्स हो गए हमारे पास। पापा अगर कभी दुकान पे ना भी हों, बट ये सेल्स एजेंट अगर हमारे पास होते हैं, मार्केटिंग का मास्टर है, इतनी नॉलेज है इसको कि कोई भी कस्टमर जब दुकान पे आता है तो पापा अच्छा कोई कस्टमर आता है तो ये सेल्स एजेंट से ही काम करवाते हैं। इसका नाम से नितिन नाम है, मान लो इसका, ये आ गया नितिन, सेल्स एजेंट का नाम है नितिन। तो ये एजेंट बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसकी अच्छी सैलरी होती है, बट किसी वजह से इसकी और पापा का कहीं डिस्प्यूट हो गया और पापा ने इसको बिल्कुल उसी टाइम पे दुकान से निकाल दिया। तो सोचता है कि तेरे बगैर काम नहीं चलेगा, तेरे बहुत बातें तेरे सुनता हूँ मैं रोज, और तेरे को पता नहीं क्या भाव बढ़े हुए हैं तेरे, और तेरे को दुकान छोड़नी है तो तू कल छोड़ के जा रहा, अभी चला जा, मेरे को तेरे को नहीं रखना, निकल जाए से। अब नितिन चला गया। अब नितिन जाने के बाद हमारी दुकान पे अब नितिन नहीं रहा। अब पापा तो दुकान पे जा ही रहे हैं, बिजनेस कर ही रहे हैं, बट इसके जाने से, ये एक एफिशिएंट वर्कर था, इसके जाने से मुझे लॉस हुआ। जो लॉस हुआ है वो काफी टाइम तक मुझे लॉस ही होता रहा, बट वो लॉस कितना हुआ है वो मुझे नहीं पता। उस लॉस को मनी में मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ये आपके पास एक इवेंट हुई है, आपके बिजनेस में से एक बहुत ही एफिशिएंट वर्कर आपको छोड़ के चला गया, उसको जाने से, उसके जाने के बाद आपको बहुत लॉस हुआ। वो लॉस कितना हुआ है उस लॉस को मनी में मेजर नहीं कर सकते। सर एक छोटा सा और एग्जांपल दे दो। ये तो सेल्स एजेंट का हो गया। मैं कह रहा हूं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, स्कूल मान लीजिए आपका डीएवी स्कूल है, डीएवी स्कूल में कोई एक टीचर है, डीएवी लगा लीजिए, सेंट मैरी लगा लीजिए, जेएमएस लगा लीजिए, जो भी हिसार का कोई एक भी स्कूल है, उस स्कूल का कोई भी एक टीचर आपको पढ़ा रहा था 10th क्लास में, कि 10th क्लास आपके पूरा 1 ईयर है ये। 10th क्लास में जनवरी जब मंथ आया तो जनवरी मंथ में उस टीचर को किसी एक अच्छे स्कूल से ऑफर आ गया या उसे कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई और वो टीचर आपका स्कूल छोड़ चला गया। उसकी भी एक प्रॉब्लम थी, मजबूरी थी, या फिर आपके स्कूल से डबल सैलरी उसको कहीं और मिल रही होगी, या कोई भी और रीजन हो सकता है कि वो टीचर जो था वो आपका इंग्लिश का टीचर था और वो टीचर आपका स्कूल छोड़ चला जाता है, या टीचर वो लगा लीजिए, इससे इंग्लिश का तो ना लगाओ, मैथ्स का लगाओ, वो टीचर मैथ्स का था। वो जब आपको मैथ पढ़ाता था तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे, और जनवरी पीक टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है, उस टाइम पर वो टीचर आपको छोड़ के चला गया। तो प्रिंसिपल ने उस टीचर के जाने के बाद एक न्यू अपॉइंटमेंट कर दी और एक नया टीचर आपका पास मैथ्स का आ गया। जब वो क्लास में आता है आप उनसे पढ़ने की कोशिश करते हो, बट आपको समझ नहीं आ पाता, जो वो समझाना चाहते हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा। आप सोचते हो कि पहले वाला टीचर ही बहुत बढ़िया था, उसके जाने से आपको लॉस हुआ। यानी कि जो पहले वाला टीचर आपका स्कूल छोड़ के चला जाता है उसके जाने से आपको लॉस होगा, और लॉस हुआ आपको, जनवरी आपकी खराब होगी, फरवरी, और मैथ आपका एंड तक खराब ही रहा, और लास्ट में आपके रिजल्ट में थोड़ा सा कमी आई और मैथ में आपके मार्क्स कम हो गए। क्लियर है? तो अगर आपके यहां से इस टीचर के जाने से आपको नुकसान हुआ, उस नुकसान को, उस लॉस को मनी में मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अकाउंटिंग कहती है
कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है कोई भी चीज है अगर मनी में मेजर हो जाती है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उसको अकाउंट्स में लेना है। अगर कोई चीज मनी में मेजर नहीं हो सकती उसको हम लोग नहीं लेंगे। छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। सर हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है जी, उस फैक्ट्री के अंदर काफी तरह के डिपार्टमेंट है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ओके सर, और एक हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। होते ही है जी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। अगर जिंदल कंपनी की बात करते हैं तो जिंदल कंपनी में प्रोडक्शन करने वाले बहुत लोग हैं, सेल्स करने वाले भी बहुत लोग हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सेल्स डिपार्टमेंट की लड़ाई हो जाती है। इसी तरीके से हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, जो लेबर काम करती है, उन एम्प्लॉई का, उन लेबर का आपस में बहुत झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसके होने से उनको चोट लग जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और उसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर 10 दिन तक स्ट्राइक चलती रहती है। झगड़े की वजह से लॉकआउट हो गया, बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, और 10 दिन तक मेरी फैक्ट्री नहीं चली, मेरी प्रोडक्शन बड़ी इंटरप्ट हो गई, और जो मेरे ऑर्डर थे वो ऑर्डर मैं पूरा नहीं कर पाया, मुझे बहुत लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ उसको एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरीके से अब एट प्रेजेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन है कोरोना वायरस को लेकर, कितना गवर्नमेंट का लॉस है, कितना हमारी फैमिली वाले का लॉस है, कितना लोकेलिटी में लॉस है, बड़े से बड़े बिजनेस मैन लॉस में चले गए, इंडिया की इकोनॉमिक लॉस में चले गई। अब उस मनी को एग्जैक्ट मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास अकाउंटिंग में हम लोग उसी चीज को लेंगे जो प्रॉपर मनी में मेजर हो जाती है। तो यहां पर हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकान से एक सेल्स एजेंट हमें छोड़ चला जाता है, स्कूल से एक टीचर छोड़ चला जाता है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर का झगड़ा हो जाता है, उसकी वजह से फैक्ट्री कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है, तो सर इससे हमारा लॉस हो रहा है। बट उस लॉस को हम लोग प्रॉपर वैल्यूड नहीं कर पा रहे, प्रॉपर मनी में मेजर नहीं कर पा रहे। ये चीजें हो रही हैं, इससे हमें बहुत लॉस हो रहा है, बट उस लॉस को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो बुक्स में उन्हीं चीज को रिकॉर्ड करना है बेटा जो मनी में मेजर हो सकती है। तो मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटेंसी को जब हमें पढ़ना है 11th क्लास की, तो बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के समझ नहीं पाएंगे हम लोग। अकाउंटेंसी कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है, एक नया चैप्टर है, नया अध्याय पढ़ रहे हो आप लोग, नई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके लिए बेटा आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इन चीजों को तो कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने एक वर्ड यूज किया था अजम्पशन, मानना ही पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि सर ऐसा नहीं होता, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी, कुछ बातें होती हैं, मिला मिला हमें काम करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी अकाउंटिंग में तभी हम लोग किसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर हो सकती है। दुकान में रखा हुआ फर्नीचर सर मनी में मेजर हो जाएगा। गारमेंट्स का काम करने वाले दुकान वालों का पूरा गारमेंट्स मनी में मेजर हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसके पास काफ़ी एसी हैं, काफ़ी उसके पास एलईडी हैं, काफ़ी उसके पास वॉशिंग मशीन है, उनको मनी में मेजर कर सकते हैं। तो मनी के अंदर जो चीज़ मेजर हो जाएगी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग में ले लेंगे। जिसको हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बेटा आज की जो क्लास हम लोगों ने लगाई है आपके साथ, उसमें अपने को दो तो कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी है। एक तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये कंसिडर करना है। हम पूरी अकाउंटेंसी के अंदर बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेसमैन एक अलग है और बिजनेस एक अलग चीज है। बिजनेसमैन के पास कुछ घर में कुछ भी पड़ा हो, कितना भी सामान पड़ा हो, उसको हमें कुछ नहीं करना, बिजनेस में जो है उसको कंसिडर करना है। और सेकंड, जो चीजें मनी में मेजर हो जाती है उसको हम लोग बुक्स में लेके चलेंगे, जो चीज मनी में मेजर नहीं होती उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे।